वो भौचक्का सा सुनील का मुंह देखने लगा। यूं गन मेरे पर क्यों थोपी गई? फिर उसके मुंह से निकला, ये भी कोई पूछने की बात है? मर्डर वेपन, आला कत्ल, क्यों किसी पर थोपा जाता है? ये मर्डर वेपन है? ना निकले तो समझिए करिश्मा हुआ। ओह, यही नहीं, हालात का इशारा साफ इस तरफ है कि जिस लड़की का कत्ल हुआ है उसी के पास वो प्रॉक्सी लिस्ट थी जिसके आप तलबगार थे। कोई बड़ी बात नहीं कि वो तब भी भीतर मरी पड़ी थी, जबकि वो लड़की वहां से बाहर निकलकर आपके रूबरू हुई थी। वही कातिल थी? शुक्ला फुसफुसाया। ऐसा ही जान पड़ता है। वो अपनी कारगुजारी को अंजाम देकर हटी ही थी कि आप वहां पहुंच गए। वो भीतर फंस गई थी। अब आपने ड्राइंग रूम में कदम रखा था, उसे खाली पाया तो जाहिर था कि कुछ देर बाद बेडरूम में भी पहुंचते। तब उसकी अकल ने उसे सुझाया कि इससे पहले कि आप भीतर पहुंचे और लाश को देख लेते, उसको बाहर निकल जाना चाहिए था। उसने आनन फानन कपड़े उतारे, चेहरे पर मड पैक चढ़ाया, बाल खोलकर उनमें तौलिया लपेटा और यूं आपके सामने पेश हुई कि उसको सामने देखकर भी आप उसे पहचान न पाते। हम्म। लेकिन अगर तभी कत्ल होके हटा था तो गन तो उसके पास होनी चाहिए थी। उसे तो उसने मेरे सामने ड्राइंग रूम में लगी राइटिंग टेबल के दराज से निकाला था। कत्ल के बाद वहां रखा होगा। बेडरूम में वो किसी और काम में मसरूफ होगी जबकि आप वहां पहुंचे थे। वो थी कौन? क्या पता कौन थी, लेकिन इतना पक्का है कि उसी ने, जो खुद को अनामिका की रूममेट बताती थी, उस स्वीट को किसी भी तरह के साजो सामान से मुकम्मल तौर से खाली किया था। क्यों? ताकि लाश की आइडेंटिटी का कोई क्लू न मिले। खुद उस नंगी फुंगी लड़की की वहां मौजूदगी का कोई क्लू न मिले। हम्म। और जो मारी गई, जिसका कत्ल हुआ, वो, क्या वो अनामिका हो सकती है? मुझे इसकी संभावना नहीं दिखती। मुझे इसकी संभावना ज्यादा नहीं दिखाई देती। जो बात तुमने गन मेरे पर थोपे जाने की बाबत कही, वो तो बहुत मार्के की है। अपने बयान में मैं इस बात पर खास जोर दूं तो क्या ये स्थापित नहीं होगा कि मुझे बकायदा एक जाल में फंसाया गया था? होगा तो सही, लेकिन सब इस बात पर मुनहसर है कि आप अपनी स्टोरी को कितने कन्विक्शन के साथ, कितने विश्वास के साथ दोहरा सकते हैं। सच तो सच है, कबूल, लेकिन कई बार उसकी शिनाख्त होने में टाइम लगता है, उसके सच साबित होने में टाइम लगता है। ओह। अगर आप सच्चे हैं तो आपके हक में बड़ी बात यह है कि सच को आप तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसका बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका तेज धुंधला कर सकते हैं, लेकिन जो सच है उसको दुनिया की कोई ताकत तब्दील नहीं कर सकती। आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, दुनियादार हैं, तजुर्बेकार हैं। मुझे शोभा नहीं देता कि मैं आपको कोई सीख दूं, लेकिन फिर भी कहता हूं कि अपनी मौजूदा दुश्वारी के दौर से अगर आप उबरना चाहते हैं, आई बला को टालना चाहते हैं, तो सच का दामन ना छोड़िएगा। आप ऐसा करेंगे तो कम हेल और हाई वाटर, कम डेविल और डीप सी, अंतिम जीत आपकी होगी। वो बहुत प्रभावित दिखाई देने लगा और सहमति में सिर हिलाने लगा। आपके खिलाफ जाने वाली बड़ी बात यह है कि अपनी आप बीती के साथ आप सीधे पुलिस के पास जाने की जगह यूथ क्लब अपने यार के पास पहुंच गए। लेकिन अगर गन को नजरअंदाज किया जाए तो पुलिस के पास जाने वाली कौन सी बात थी? तब मेरे को तो मालूम नहीं था कि वहां कोई कत्ल हुआ था। गन की नाल से बारूद की महक आ रही थी और उसमें से एक गोली चली होने की आपको खबर थी। इतने से तो कत्ल हुआ साबित नहीं हो जाता। अब तो लाश बरामद हो गई, वरना कैसे कहा जा सकता था कि जो गोली चली थी वो किसी को लगी थी और वो घातक साबित हुई थी? फायर हवा में किया गया हो, गन में चली हुई गोली का कारतूस तो भी होगा।
उसकी नाल से जले बारूद की स्मेल तब भी आएगी। ये अच्छा पॉइंट है, कल जोर दीजिएगा इस बात पर। और गन मैंने अपने साथ ले जाने की हिमाकत ना की होती, लड़की को वापस बेडरूम में भेजकर मैं उसके पीछे वहीं ड्राइंग रूम में फेंक कर आया होता या दराज में वापस रखाया होता तो अच्छा ही होता आपके हक में। वो तो होता। मेरा सवाल ये है कि फिर उस जाल का क्या होता जिसे मुझे फंसाने के लिए फैलाया गया था। उस जाल की बाबत कुछ और बातें भी हैं जो कि कंफ्यूज करने वाली हैं। मसलन, जाल के पीछे मुराद आपको कत्ल के इल्जाम में फंसाना था ताकि आप कंपनी की टॉप पोजीशन की रेस से बाहर हो जाते। कंफ्यूजिंग बात यह है कि अगर आपके दुश्मनों को कत्ल जैसा एक्सट्रीम स्टेप उठाना गवारा था तो उन्होंने आसान और शॉर्टकट रास्ता क्यों ना इख्तियार किया, आपका ही काम क्यों ना तमाम कर दिया। दम तो है तुम्हारी बात में। हालात का मेरा तबसरा ये कहता है कि होटल स्टारलाइट में आपको फंसाने के लिए असल जाल कोई और फंसाया गया था, असल जाल कोई और फैलाया गया था, लेकिन इन बिटवीन एकाएक कुछ हो गया था जिसकी वजह से एक लाश उनके गले पड़ गई थी। तब उन लोगों ने दिमाग की चरखी घुमाई और अपनी प्लान में ऐसी एडजस्टमेंट की कि आप उस कत्ल के इल्जाम में फंसते जो कि मूल रूप से उनके शेड्यूल में नहीं था। तो कत्ल हुआ कैसे, यही तो पता लगाना है। यही पता लगने में तो आपकी गति है। लगा सकोगे? क्या कहा जा सकता है, लेकिन नतीजा निश्चित ना होने की वजह से कोशिश तो नहीं छोड़ी जा सकती। लेकिन नतीजा निश्चित ना होने की वजह से कोशिश तो नहीं छोड़ी जा सकती। ठीक है। और फिर हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तुम कमाल के आदमी हो यार, तुम्हारी हर बात अनोखी है। हैरानी है रमाकांत ने पहले कभी तुम्हें मेरे से नहीं मिलवाया। आप बिजी आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, यूथ क्लब कम जाते होंगे। बहुत कम। तभी तो। अब आप सोच समझकर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछो। जिस षड्यंत्र के काबू में आप आए उसमें वो लड़की जो अपना नाम आपको अनामिका बताती थी शामिल हो सकती है? मेरा दिल नहीं मानता। ऐसा? हाँ, मैंने इतनी बार फोन पर उससे बात की, हर बार उसकी हर बात से मुझे सिंसियरिटी झलकती लगी। मुझे कभी ना लगा कि प्रॉक्सी लिस्ट की बाबत वो मुझे पुड़िया दे रही थी। हर बार मुझे लगा कि वो जानकारी वाकई उसके पास थी और वो वाकई उसे मुझे सौंपना चाहती थी। वो सच कहती जान पड़ती थी कि खुद उस पर जान का खतरा मंडरा रहा था, जिसकी वजह से मेरे से डील करने में टॉप की सावधानी बरतना उसके लिए जरूरी था। मुझे उसकी बात पर यकीन था कि वो प्रॉक्सी लिस्ट मुझे सौंपने की कोशिश में उसकी जान जा सकती थी। ये बात तो वैसे भी तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है। उसके आपके दुश्मन से, धर्मेश पाहवा से करीबी ताल्लुकात थे, तभी तो उसकी प्रॉक्सी लिस्ट तक पहुंच मुमकिन रही होगी। वो पाहवा से बाहर जाएगी, उसके खिलाफ जाएगी तो उसकी जान को खतरा तो होगा ही। वो शख्स आपको बर्बाद करने पर तुला था। कैसे वो किसी को अपने मिशन में भांजी मारने देना अफोर्ड कर सकता था? नहीं कर सकता था। वो शख्स कातिल है, वही कातिल है। अनामिका की तमाम सावधानियों के बावजूद उसे मालूम पड़ गया कि वो उसकी खुफिया प्रॉक्सी लिस्ट हथिया चुकी थी और आगे मुझे सौंपने वाली थी। लड़की को ऐसा करने से हर हाल में रोकना उसके लिए जरूरी था, इसलिए उसे शूट कर दिया। ये काम उसने नहीं किया तो उसने किसी से करवाया, किसी खास चमचे ने किया। खास चमचा? कौन? एक नाम लड़की ने लिया था, लाल सिंह चौहान। उसने उसे निहायत खतरनाक आदमी बताया था जो मौका लगने पर बिना डरे बिना झिझके मेरे साथ खतरनाक से खतरनाक तरीके से पेश आ सकता था। उसने मुझे हथियारबंद रहने तक की राय दी थी। ये लाल सिंह चौहान अगर मेरे साथ ऐसे पेश आ सकता था तो अनामिका के साथ भी आ सकता था।
मेरे ख्याल से पाहवा की शय पर उसी ने लड़की का कत्ल किया था, जिसको बाद में उन्होंने मेरे पर थोपने की तैयारी कर ली थी। हो सकता है। ये सस्पेंस तभी दूर होगा जब इस बात की तस्दीक होगी कि होटल में मरने वाली लड़की अनामिका है या नहीं। सुनील एकाएक उठ खड़ा हुआ। मैं आपकी सेक्रेटरी से मिलना चाहता हूँ। यहाँ से मैं सीधा उसी के पास जाऊंगा। आप बराए मेहरबानी फोन करके उसे मेरे बारे में बोल के रखिएगा कि वो मेरे साथ पूरा पूरा सहयोग करे। मैं अभी फोन करता हूँ। लेकिन उसे ये ना बताइएगा कि आप कहाँ हैं और असल माजरा क्या है। इस बाबत उसे कुछ बताना जरूरी होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। सुबह 8 बजे मैं आऊंगा। तैयार मिलिएगा। ठीक है। एक आखिरी बात। वो भी बोलो। कहीं खिसक ना जाइएगा। सुबह दर्शन यहीं पाऊं मैं आपके, वरना प्रॉब्लम होगी आपको भी और मेरे को भी। गुड नाइट। सुनील वहां से रुखसत हुआ। पार्किंग में पहुंचकर उसने रमाकांत का मोबाइल बजाया। तत्काल उत्तर मिला। क्या कर रहे हो? सुनील बोला। पोप के साथ डिनर है, वेटिकन जाने की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन तू बोल, तुझे क्या काम है मेरे से? तेरा काम ज्यादा खास है तो मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकता हूं। कल्प रहे हो? हाँ यार। क्यों? पूछता है क्यों? ओए सानू सजना बाज हनेरा, चन्न भावे नित चढ़दा। क्या कहने। अब रोशनी करके एक गन का नंबर नोट करो। गन बोला? हाँ। नंबर B 24 337। मेक स्मिथ एंड वेसन, 32 कैलिबर। स्मिथ एंड वेसन? रमाकांत ने दोहराया। प्यारे हो, कहीं ये वही गन तो नहीं जो अभिनंदन शुक्ला के कब्जे में थी? वही है। फायर आर्म रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड से मालूम करवाओ कि ये किसके नाम रजिस्टर्ड है। ठीक है, मैं कल सुबह ही। अभी? क्या? कमला है? कोई जिगत करो। तुम्हारी बड़ी जगह बड़ी पहुंच है। हेडक्वार्टर में तुम्हारा खास भेदिया है, उससे कांटेक्ट करो। वो नगदऊ के बिना कोई काम नहीं करता। दो। मुझे कौन देगा? तू? तुम्हारा यार अभिनंदन शुक्ला। उसने ना दिया तो मैं दूंगा। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस। प्रॉमिस ब्रेकर। शू मेकर। ठीक है फिर। मैं अभी वॉर फुटिंग पर तेरा ये काम करता हूँ। थैंक यू। और ऐसा भी इंतजाम करो कि मरने वाली की शिनाख्त हो जाए तो उसे उसकी फौरन खबर हमें लगे। वो इंतजाम मैंने पहले ही किया हुआ है। बढ़िया। बंद करता हूँ। अगला दृश्य। सुनील विनायक नगर और आगे कावेरी अपार्टमेंट्स पहुंचा। उसने दीक्षा दत्ता के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। दरवाजा तत्काल खुला। चौखट पर एक सुंदर लड़की प्रकट हुई जो कि सादा सलवार कमीज में निहायत कमसिन लग रही थी। सुनील? वो बोली। हाँ। आओ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। थैंक यू। वो एक छोटा सा फ्लैट था जिसकी छोटी सी बैठक में उसने उसे बिठाया। अब बोलो। वो बोली। क्या हुआ? क्या हुआ क्या मतलब? कौन बोला कि कुछ हुआ? कोई नहीं बोला, लेकिन कुछ तो हुआ ही होगा। शुक्ला साहब शाम को अपनी उस अपॉइंटमेंट पर निकले थे जिसको नजरअंदाज करने की मैंने उनसे भरपूर दरख्वास्त की थी। मेरा तब दिल गवाही देता था कि कुछ बुरा होने वाला था, और अब दिल गवाही देता है कि कुछ बुरा हो चुका है। ये दुनिया ऐसी ही है ब्राइट आइज। यहाँ अच्छा कम और बुरा ज्यादा होता है। हर क्षण हर घड़ी बुरा होता है। इस निरंतर सिलसिले में कोई विघ्न व्यवधान आता ही नहीं। फिलोसॉफिकल बात है, लेकिन मेरा सवाल दुनिया की बाबत नहीं था, शुक्ला साहब की बाबत था। फोन पर कह रहे थे अपने फ्लैट से नहीं बोल रहे थे, और बताने को तैयार नहीं थे कि कहाँ से बोल रहे थे। मेरा तो तभी माथा ठनका था।
अब तुम्हें बताओ कि क्या माजरा है। कोई खास माजरा नहीं है सिवाय इसके कि कल उनकी पुलिस हेडक्वार्टर में हाजिरी है और तब तक के लिए वो आउट ऑफ सर्कुलेशन है। पुलिस हेडक्वार्टर में हाजिरी? ऐसा क्यों? एक कत्ल हो गया है। हे भगवान, तुम तो कत्ल का जिक्र ऐसे कैजुअल ढंग से कर रहे हो जैसे बता रहे हो कि साहब की अठन्नी गुम हो गई है। सुनील हंसा। किसका हुआ? अभी मालूम नहीं। नौजवान लड़की थी, खूबसूरत, गोरी चिट्टी, कद कद 5.25 फुट के करीब, आवर ग्लास फिगर, उम्र कोई 26-27 साल, ड्रेस मॉडर्न, बाल भी वैसे ही मॉडर्न कटे हुए। कोई घंटी बजी? ये तो राजनगर की आधी से ज्यादा नौजवान लड़कियों का हुलिया है। हुआ क्या? कैसे हुआ कत्ल? क्या ये वही लड़की थी जो शुक्ला साहब को फोन करती थी तो अपना नाम अनामिका बताती थी और जिसके साथ उनकी शाम की अपॉइंटमेंट थी? पता नहीं। और सनशाइन, मैं यहाँ सवालों के जवाब देने नहीं, सवाल करने आया हूँ। और अहम तरीन सवाल तुम्हारे इस दावे की बाबत है कि तुम वो आवाज पहचानती हो। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है, लेकिन टेलीफोन पर सुनकर मुझे लगा बराबर था कि वो आवाज मेरी जानी पहचानी थी। अंदाजे बयां की एक खूबी की वजह से? हाँ, मुझे ये तक एहसास था कि उस आवाज की मालकिन के कभी हमारे ऑफिस में कदम पड़े थे और वो आकर शुक्ला साहब से मिली थी। ये याद ना आया कि आवाज की मालकिन थी कौन? यही तो याद ना आया। बहुत सिर धुना, लेकिन उसने असहाय भाव से इनकार में सिर हिलाया। उस आवाज की मिस्ट्री ने ही, फिर बोली, मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि वो औरत, जिसका नाम भी यकीनन फर्जी था, साहब के लिए कोई जाल फैला रही थी। शुक्ला साहब बहुत पसंद है तुम्हें? पसंद से क्या मतलब है तुम्हारा? वो हड़बड़ाई। ही इज अ गुड बॉस, गुड एंड काइंडेड एंड कंसिडरेट, गुड एंड काइंड एंड कंसिडरेट। आई एम अ गुड सेक्रेटरी, गुड एंड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। और यही इक्वेशन है हम दोनों के बीच। और क्या? कुछ नहीं। तुम्हारी जानकारी के लिए, शुक्ला साहब ऑफिस में जाति ताल्लुकात को बढ़ावा देने वाले शख्स नहीं है। सबॉर्डिनेट्स की, स्टाफ की इज्जत करते हैं और इज्जत पाते हैं। वैसे नहीं जैसे कि पाहवा साहब थे। वो कैसे थे? तत्काल उसके चेहरे पर गहन अरुचि के भाव आए। प्रत्यक्षतः, वो बोली, एक जैसे दिखाई देने वाले दो बंदों में किसी ने जमीन आसमान का फर्क देखना हो तो उसे शुक्ला साहब को और पाहवा साहब को देखना चाहिए। क्या खराबी थी पाहवा साहब में? क्या खराबी नहीं थी? यू नेम इट, ही हैड इट। कोई संजीदगी से तमाम खराबियां गिनाए तो जुबान जल जाए। फिर भी शुक्ला साहब ऐसे शख्स पर मेहरबान थे। उसकी भवें उठी। सुना है उसकी कंपनी में तरक्की में सुना है उसकी कंपनी में तरक्की में उसके ऊंचे मुकाम पर पहुंचने में खुद शुक्ला साहब का हाथ था। ठीक सुना है, ऐसा ही था। काफी अरसा पावा का जादू शुक्ला साहब पर चला था, लेकिन साहब ने कभी तो चेतना ही था। चेते तो दरवाजा दिखा दिया और तभी से पाहवा उनके खिलाफ हो गया, दुश्मन बन गया। यही समझ लो। बहरहाल, मेरी आमद का मकसद पाहवा का किरदार समझना नहीं है, उस आवाज के बारे में कुछ जानने की कोशिश करना है जो तुम्हें जानी पहचानी लगी। उस बारे में अपने दिमाग को फोकस करो। अगर तुम याद कर पाओ वो आवाज किसकी थी, तो समझो रात की इस घड़ी मेरा यहां आने का मकसद कामयाब हुआ। तो ये बहुत बड़ी हेल्प होगी जो तुम अपने एम्प्लॉयर की करोगी। इस बाबत मैंने बहुत सोचा, बहुत जोर लगाया, अभी भी सोच रही हूँ। हर घड़ी हर पल वो आवाज मेरे जहन में घड़ियाल की तरह बजती है, लेकिन क्या करूं, कुछ याद नहीं आता। याद आता आता रह जाता है। कई बार जहन में उस बाबत एक बिजली सी कौंधती है और अंधेरे में गर्क हो जाती है। तुमने टेलीफोन पर अनामिका और अपने बॉस का वार्तालाप गौर से सुना था? हाँ।
मेन मुद्दा प्रॉक्सी लिस्ट शुक्ला साहब को सौंपने का था। हाँ, लेकिन तुम्हें वो सब फंदा लगा था। हाँ, न सिर्फ फंदा लगा था, फौरन मेरा ध्यान पाहवा की तरफ गया था, जो ऐसी कोई हरकत करने में पूरी तरह से सक्षम था। इसी वजह से मैंने साहब से प्रार्थना की थी कि वो उस फंदे में ना फंसे और शाम की अपॉइंटमेंट पर निकले। लिहाजा तुम्हें शक था कि ये औरत अनामिका कोई पाहवा की करीबी थी। यकीन था। साहब के साथ लुका छिपी का ऐसा खेल कोई पाहवा का चमचा चमची ही खेल सकते थे। लेकिन अगर वो औरत सिंसियर थी, जो कर रही थी, सच में ही तुम्हारे साहब के वेलफेयर के मद्देनजर कर रही थी, तो ये तो मानना पड़ेगा कि उसकी प्रॉक्सी लिस्ट तक पहुंच थी। और ऐसी पहुंच पाहवा के किसी भरोसे के शख्स की ही हो सकती थी। नहीं। हाँ। आवाज से क्या लगता था? वो कोई नौजवान औरत थी? हाँ, नौजवानी की खनक तो थी आवाज में। पाहवा ऐसी किसी नौजवान औरत का करीबी था? वो ऐसी कई नौजवान औरतों का करीबी था। उसका बस चलता तो उसके ताल्लुकात सारे शहर की नौजवान औरतों से होते। वुमेनाइजर था? कंफर्म्ड। कभी तुम्हारे पर लाइन ना मारी? मेरे पर? हाँ, तुम भी तो नौजवान हो, खूबसूरत हो। ताली दो हाथों से बजती है। लिहाजा लाइन मारी, लेकिन वो कामयाब ना हुआ। छोड़ो वो किस्सा। ऑफिस में और भी तो खूबसूरत लड़कियां होंगी। हाँ, कई हैं। अगर अगर मैं तुम्हारे सवाल का मतलब समझ रही हूँ, तो ऐसी भी हैं। कई ऐसी भी हैं जो लाइन मारी जाना पसंद करती थी, पाहवा को भाव देती थी और खुश होती थी कि उन्हें उसने उन्हें उस तवज्जो के काबिल समझा। शादीशुदा है? हाँ, लेकिन बीवी से अलग रहता है। 1 महीने से अलग रह रहा है। सुना है तलाक की तैयारी में मियाँ बीवी में सेपरेशन चल रहा है। बीवी से वाकिफ हो? हाँ। कभी मिली हो? हाँ। कैसी औरत है? अच्छी है, खूबसूरत है, खुशमिजाज है। एकाएक उसके नेत्र फैले। हे भगवान, हे भगवान! क्या हुआ? वही है, वो उत्तेजित स्वर में बोली। वही कौन? वो औरत जो शुक्ला साहब को फोन करती थी और अपना नाम अनामिका बताती थी। अब मुझे याद आ गया कि वो खास अंदाजे बयां वाली आवाज किसकी थी। कौन अपना फर्जी नाम अनामिका बताती थी? कौन? धर्मेश पाहवा की बीवी, अपराजिता पाहवा। पक्का? अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए आवाज मुझे जानी पहचानी लगती थी। वो 2-3 बार ऑफिस में आ चुकी है और शुक्ला साहब से भी मिल चुकी है। फिर भी उसकी बाबत ना शुक्ला साहब को कुछ सूझा और ना तुम्हें कुछ सूझा? क्योंकि वो फोन पर आवाज बदल कर बोलती थी। कम से कम ऐसी कोशिश बराबर करती थी। लेकिन ऑल थिंग्स सेड एंड डन, वो कथित अनामिका और कोई नहीं, पाहवा की बीवी अपराजिता पाहवा है, जिसकी अपने घर वाले से नहीं बनती। ऐसा ही सुनने में आया है, तभी तो दोनों मियाँ बीवी अलैदगी के दौर से गुजर रहे हैं। ज्यादा शिकायत, ज्यादा रंजिश किसको है, मियाँ को या बीवी को? मेरे ख्याल से बीवी को। लेकिन मामला कुछ घिच-पिच ही है। वो कैसे? बीवी ने तलाक हासिल करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। क्या पता सुलह सफाई चाहती हो, इसलिए तलाक की अर्जी न देकर इसकी गुंजाइश छोड़कर रखी हो। शादीशुदा औरतों का मिजाज मौसम की तरह होता है, यूं तब्दील होता रहता है। तुम शादीशुदा हो? नहीं। फिर तुम्हें क्या मालूम? बस मालूम। आमलेट के बारे में जानने के लिए अंडा खुद देना जरूरी नहीं होता। वो हंसी। बातें बढ़िया करते हो। फिर बोली, और मुझे आता क्या है? वाकई बातें बढ़िया करते हो। जानती हो आज की तारीख में ये अपराजिता पाहवा रहती कहाँ है? नहीं। 1 महीना पहले तक वो लिंक रोड पर गगनदीप नाम के एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हस्बैंड के साथ रहती थी। अलैदगी के बाद कहाँ मूव कर गई मुझे नहीं मालूम। फिर क्या बात बनी?
लेकिन मालूम कर सकती हूँ। ओह, मालूम कर सकती हो? हाँ, वो सिग्मा कॉर्प की स्टॉक होल्डर है। स्टॉक होल्डर्स का मौजूदा पता कंपनी के रिकॉर्ड्स में दर्ज होता है। उसका भी होगा। मेरा कंप्यूटर कंपनी के कंप्यूटर नेटवर्क से हुक्ड अप है। मैं अभी देख कर आती हूँ। वो उठी और पिछले कमरे की ओर बढ़ी। मैं स्मोक कर सकता हूँ? सुनील बोला। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया। थोड़ी देर बाद वो लौटी। उसने सुनील को एक कागज का एक पुर्जा थमाया। सुनील ने देखा, उस पर लिखा था फ्लैट नंबर 305, मेफेयर टावर, चर्च रोड, मुगल बाग। थैंक यू। पुर्जा जेब के हवाले करता सुनील बोला। बीवी सिग्मा कॉर्प की स्टॉक होल्डर क्यों कर है? हस्बैंड है ना। उसी ने कभी ना कभी शेयरों का एक हिस्सा बीवी के नाम ट्रांसफर करवाया था। ऐसी मेहरबानी किस लिए? ये उस दौर की बात है जबकि दोनों में कोई अनबन नहीं थी। तब उसने टैक्स बचाने की जुगत में ये कदम उठाया होगा, क्योंकि बीवी तो अर्निंग हेड है नहीं। आई सी। सुनील लटखड़ा हुआ। चलता हूं। जहमत का शुक्रिया। कोई जहमत नहीं, वो बोली। शुक्ला साहब के लिए कुछ करने में, उनके किसी काम आने में कोई जहमत नहीं। खुशकिस्मत हैं शुक्ला साहब जिन्हें तुम्हारे जैसी निष्ठावान सेक्रेटरी मिली। वो खामोश रही। सुनील ने उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड थमाया और बोला, ये मेरा कार्ड है। कभी हरनबी रोड से गुजरो तो दर्शन देना। दर्शन? वो विनोदपूर्ण स्वर में बोली। दर्शनीय सूरत के दर्शनार्थी को जो दर्शन पाए तो धन्य धन्य हो जाए। वो जोर से हंसी। बातें बातें वाकई बढ़िया करते हो। एज आई सेड माई हनी चाइल्ड, मुझे आता ही क्या है। अगला दृश्य। सुनील मुगल बाग और आगे मेफेयर टावर पहुंचा। उसने 305 नंबर फ्लैट की कॉल बेल बजाई। जवाब में दरवाजे की ओर बढ़ते कदमों की आहट हुई। फिर एक स्त्री स्वर ने सावधानी से पूछा, कौन? सुनील। कौन सुनील? सुनील चक्रवर्ती। क्या चाहते हो? आपसे एक जरूरी मसले पर बात करना चाहता हूं। जरूरी मसला? ओह, मेरे हस्बैंड के वकील हो? नहीं। पीडी? नहीं। क्या है जरूरी मसला? मुझे यहीं खड़े होकर बयान करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन पड़ोसी सुनेंगे। अगर आपको ये मंजूर हो तो सुबह आना। मैडम, मैंने मसले को जरूरी भी तो बताया है। ये कोई टाइम है? क्या हुआ है टाइम को? अभी सिर्फ 10 बजे हैं। मैं सोने जा रही थी। जा ही तो रही थी, सो तो नहीं गई थी। मैं नाइट ड्रेस में हूं। आप फिक्र न कीजिए, मैं जन्म से अंधा हूं। लेकिन मैडम, हुज्जत करेंगी तो गाड़ी छूट जाएगी। किसकी? आपकी। जिस मसले पर, जिस जरूरी मसले पर बात करना चाहते हो, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ। तुम्हारे साथ कौन है? कोई नहीं है। आप मैजिक आई से झांक तो चुकी हैं? कोई आजू बाजू हो? नहीं है। रुको, खोलती हूँ। थैंक यू। 2 मिनट बाद दरवाजा खुला। सुनील ने देखा, वो कोई 32 साल की छरहरे बदन वाली खूबसूरत औरत थी जो पिंक कलर की झीनी नाइटी पहने थी, और सुनील को रिसीव करने के लिए उसने अपने कंधे के गिर्द एक शॉल लपेट ली जान पड़ती थी। उसने उसे एक सुसज्जित ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया और खुद भी उसके सामने बैठ गई। वो बोली, अब बोलो। आप मिसेस अपराजिता पाहवा हैं? अब पूछना सूझा? तस्दीक के लिए पूछा। समझ लो हो गई तस्दीक। अब आगे बढ़ो, जरूरी मसले पर पहुंचो। मैं मिस्टर अभिनंदन शुक्ला का फ्रेंड हूं। अच्छा। और ये दरियाफ्त करने आया हूं कि आप उनसे क्यों बात करना चाहती थी। मैं मिस्टर शुक्ला से बात करना चाहती थी? हाँ। तुम्हारा ख्याल गलत है। तुम्हारी जानकारी गलत है।
आप जानती समझती तो हैं ना, मैं कौन से शुक्ला साहब की बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं शुक्ला साहब से वाकिफ़ हूँ। अच्छे आदमी हैं, काबिल बिज़नेस एग्ज़ेक्टिव हैं, लेकिन इस वजह से उनसे बात बात करने की ज़रूरत पड़ने जैसी कोई बात नहीं। आई सी। आपके हस्बैंड मिस्टर पाहवा कभी उस कंपनी के जनरल मैनेजर होते थे, जिसके शुक्ला साहब मौजूदा एमडी हैं। होते थे, लेकिन अब एक्स जनरल मैनेजर हैं और एक्स हस्बैंड का दर्जा दर्जा हासिल करने वाले हैं। अच्छा, सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा-सा ना मिसप्रिंटिंग समझ गया। ये उस लेडी के बात करने का लहज़ा है, तो मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। आप जानती तो हैं ना, मैं कौन से शुक्ला साहब की बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं शुक्ला साहब से वाकिफ़ हूँ। अच्छे आदमी हैं, काबिल बिज़नेस एग्ज़ेक्टिव हैं, लेकिन इस वजह से उनसे बात बात करने की ज़रूरत पड़ने जैसी कोई बात नहीं। आई सी। आपके हस्बैंड मिस्टर पाहवा कभी उस कंपनी के जनरल मैनेजर होते थे, जिसके शुक्ला साहब मौजूदा एमडी हैं। होते थे, लेकिन अब एक्स जनरल मैनेजर हैं और एक्स हस्बैंड का दर्जा दर्जा हासिल करने वाले हैं। ऐसा? हाँ, और प्रॉपर्टी सेटलमेंट में मैं उनको नाकू चने चबवाने वाली हूँ। पावा साहब साहिबे जायदाद हैं। मैंने तो यही मान के आगे बढ़ना है। वैसे तो कहते हैं कि उनके पास कुछ कुछ भी नहीं। जब कमाई है तो बचत क्यों नहीं? कहते हैं उड़ा दी। कहते हैं क्या जानूं शौकीन, शाह खर्च लोगों की फितरत। शाह खर्च की आमदनी भी शाही होनी चाहिए, तभी उसके पल्ले कुछ बचेगा। तभी तलाक और प्रॉपर्टी सेटलमेंट की तलबगार बीवी के पल्ले कुछ पड़ेगा। क्या कहना चाहते हो? समझिए, मौजूदा हालात में ये तो आपके भारी फायदे की बात होगी कि सिग्मा कॉर्प की प्रॉक्सी फाइट में आपके हस्बैंड विजेता बनकर उभरे। मौजूदा एमडी मिस्टर शुक्ला को हटाकर वो एमडी बन सकें, या उनका कोई खास जोड़ीदार जो उनको जनरल मैनेजर की पोस्ट पर बहाल कर दे। एमडी बन सकें तो उनकी, आपके हस्बैंड की, धर्मेश पाहवा की, पांचों उंगलियां घी में होंगी और सिर कढ़ाई में होगा। उसने उत्तर न दिया। क्या ख्याल है आपका? सुनील तनिक आग्रहपूर्ण स्वर में बोला। यही जानने के लिए आए हो यहाँ? ये भी जानने के लिए यहाँ आया हूँ। तुमने कहा कि तुम शुक्ला साहब के दोस्त हो। दोस्त और हित चिंतक। इस वक्त उनके हित की चिंता तुम्हें यहाँ लाई है? जी हाँ। क्या खतरा है उनके हित को? एक खतरा तो आपके हस्बैंड से ही है, जो उनकी कुर्सी हिलाने पर आमादा है। पाहवा साहब की कारगुजारियों से मेरा क्या वास्ता? है ना वास्ता। पाहवा साहब की जीत में आपकी जीत है। फिर प्रॉपर्टी सेटलमेंट में आपको वो मलाई चाटने का मौका मिलेगा जिसकी आप तलबगार हैं। यहाँ जो विरोधाभास है और जिसके बारे में मेरा सवाल है, वो है कि क्यों आप शुक्ला साहब को प्रॉक्सी लिस्ट मुहैया करा के अपने हस्बैंड के हाथ कमजोर करने पर और खुद अपने मिशन को चोट पहुंचाने पर आमादा हैं? ये क्या क्या कह रहे हो? आप जानती हैं मैं क्या कह रहा हूं। अब आप भी कुछ कहिए। कहिए कि क्यों आपने आवाज बदलकर अपना नाम अनामिका बताकर इतनी बार फोन पर शुक्ला साहब से बात की। ये सब मैंने किया? जी हाँ, आपने किया। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? आपकी जानकारी के लिए मैं नीचे लॉबी से पता करके आया हूं कि यहाँ के कॉल्स नीचे लगे एक कॉमन स्विच बोर्ड के जरिए आती जाती हैं। इसलिए हर कॉल का वहाँ ऑटोमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जिससे जाना जा सकता है कि किसने कब कौन सी कॉल कहाँ की। लेकिन मैंने यहाँ के फोन से कॉल की ही नहीं। वो खामोश हो गई। उसने होंठ होंठ काटे। कमबख्त जुबान फिसल गई, सुनील बोला। वो खामोश रही। दूसरी बात, मेरे से बात करते वक्त आप खास एहतियात बरत रही हैं कि आपका खास अंदाजे बयां गुफ्तगू में नुमाया ना हो।
आपकी जुबान से निकले छोटे छोटे फिक्रों में ये तो एहतियात आपके काम आ गई, लेकिन जहां आपने लंबा फिक्रा बोला, आप कुछ लफ्ज बोलकर ठिठकी और आखिरी लफ्ज दोहराकर आगे बढ़ी। कहिए, मैं कह रहा हूं? उसने उत्तर न दिया। वो कुछ क्षण अपलक सुनील को देखती रही, फिर एकाएक हंसी। काफी पहुंचे हुए आदमी हो, वो बोली। शुक्रिया। अब ये भी बताइए कि कहाँ पहुंचा हूं? वहीं पहुंचे हो जहां पहुंचना चाहते हो। वहां तो अभी पहुंचूंगा ना, आपके पहुंचाए। अभी तो महज रूट की शिनाख्त हुई है। बढ़िया बातें करते हो। सूटकेस भर सर्टिफिकेट हो गए हों इस बाबत मेरे पास। बढ़िया और दिलचस्प। दिलचस्प और लच्छेदार। सच पूछिए तो मैं आदमी भी ऐसा ही हूं। बढ़िया, दिलचस्प और लच्छेदार। शादीशुदा हो? नहीं। वजह? मैं किसी हसीना को बीवी बनाकर हर्जा खर्चा कलेक्ट करने का मौका नहीं देना चाहता। बड़े खुदगर्ज हो। सिर्फ इस मामले में। शादी करोगे ही नहीं? करूंगा। मुनासिब कैंडिडेट की सदा तलाश में हूं। मुनासिब कैंडिडेट कौन होगा? कोई भी। नॉन नैग नॉन सैग लड़की जो मिस यूनिवर्स जैसी बनी हुई हो, गूंगी हो और जिसका बाप कम से कम चाइनीज रेस्टोरेंट का मालिक हो। वो जोर से हंसी। सो मच फॉर प्लेजेंट्रीज मैडम। अब बराए मेहरबानी अब आप मतलब की बात पर आइए। तुम मुझे पसंद आए। तुम्हारी बातें मुझे पसंद आई, इसलिए सुनो। वो सुनो जो तुम सुनना चाहते हो। आई एम ऑल ईयर्स मैडम। मैं सिग्मा कॉर्प की स्टॉक होल्डर हूँ। कर्टसी माय डियर डार्लिंग, शॉर्टली गोइंग टू बी एक्स हस्बैंड। मेरे पास सिग्मा कॉर्प के 3,000 शेयर हैं, और आज की तारीख में वो शेयर ही मेरी इकलौती पूंजी हैं, जिनका डूबना और मेरा डूबना एक ही बात होगी। आइंदा दिनों में अगर मेरे हस्बैंड के हाथ में सिग्मा कॉर्प का कंट्रोल आ गया, तो उस पर वही कहावत चरितार्थ होगी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उसकी सदारत में 2 साल में कंपनी के स्टॉक की ये हालत हो जाएगी कि उसका शेयर सर्टिफिकेट रोटी लपेटने के काबिल ही रह जाएगा। इसके विपरीत अगर अभिनंदन शुक्ला कंपनी के सदर बने रहेंगे, तो मुझे यकीन है कि कंपनी दिन दूनी रात रात चौगुनी तरक्की करेगी, और उसके शेयर की कीमत आसमान आसमान छुएगी। इसलिए आप शुक्ला साहब की तरफदार हैं? हाँ। लेकिन मैं अपनी इस तरफदारी को हवा नहीं दे सकती। मेरे हस्बैंड को मेरी ऐसी किसी हरकत की खबर खबर लग गई, तो मेरे तो उसके शातिर वकील इसको तोड़ मरोड़ कर मेरे डाइवोर्स केस में मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और फिर प्रॉपर्टी सेटलमेंट के नाम पर तो मुझे झुंझुना झुंझुना ही थमाया जाएगा। मेरी जगह सही भी होगी। इसलिए आप ये जाहिर होना देना अफोर्ड नहीं कर सकती कि सिग्मा कॉर्प की प्रॉक्सी वॉर में आप शुक्ला साहब की तरफ हैं। हाँ। अब ये बताओ, तुम्हें कैसे पता लगा कि शुक्ला साहब को वो टेलीफोन कॉल्स कॉल्स अनामिका बनकर मैं करती थी? लगा किसी से। ये एक लंबी कहानी है। जैसे सुनने बैठ जाएंगी तो आपकी ब्यूटी स्लीप खराब होगी। और भी कुछ बातें हैं जिनसे आप बेखबर हैं, लेकिन जो छुपने वाली नहीं, जो किसी के बताए बिना ही कल तक आपको मालूम हो जाएंगी। फिलहाल आप ये बताइए, आपने शुक्ला साहब को होटल स्टारलाइट जाने को क्यों बोला? मैंने बोला? हाँ। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आपने किया। बराबर किया। शुक्ला साहब को आधे राजनगर में दौड़ लगवाई इस तस्दीक के लिए कि कोई उनका पीछे न लगा हो। ये तस्दीक हो जाने के बाद इसी इलाके में स्थित शिल्पा बार के एक पीसीओ पर शाम 6 बजे आपने उन्हें फोन किया, और मैंने फोन किया? हाँ। क्या कहा फोन करके? आपको मालूम है आपको मालूम है, आपने उन्हें होटल स्टारलाइट जाने को बोला, और वहां पहुंचकर अमृत गले अमृत गरेवाल के लिए मैसेज की बाबत पूछने को बोला। सुनील ने देखा कि उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो इनकार में सिर हिलाने लगी थी।
आप ये कहना चाहती हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं किया। यकीन जानो मेरे को तो ये भी मालूम मालूम नहीं कि राजनगर में होटल स्टारलाइट है कहाँ। मैंने उनको होटल स्टारलाइट जाने को नहीं कहा। तो और क्या कहा? वो हिचकिचाने लगी, पहलू बदलने लगी। मैडम, इतनी बातें हो चुकने के बाद खामोश रहने का तो अब कोई मतलब ना हुआ। तुम समझते नहीं हो, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ पता चल गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कम से कम मेरी वजह से ऐसा नहीं होगा। हम्म। अब बताइए, क्या किया आपने? क्या चाहती थी आप? मैं आने वाली जनरल बॉडी मीटिंग में शुक्ला साहब के हाथ मजबूत करना चाहती थी। जिन लोगों ने उनके उनके खिलाफ अपनी प्रॉक्सी वोट अरसाल की थी, उनकी मुकम्मल अप टू डेट लिस्ट मैं शुक्ला साहब को मुहैया मुहैया कराना चाहती थी। भेज क्यों न दी? वजह वही है जो पहले बताई। मैं ये राज फाश होना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो लिस्ट मेरे पास थी। ये एक्सपोजर मेरे तलाक के केस में मेरे खिलाफ जा सकता था और मेरे केस को कमजोर कमजोर कर सकता था। कमजोर क्या, उसे बर्बाद कर सकता था। तो फिर कैसे बनती बात? एक तरकीब थी मेरे जहन में। हाईवे नंबर 41 पर एक नए बने मोटल मोटल की मुझे खबर थी, जो कि अभी कोई खास चलता नहीं था। मिडनाइट अपॉइंटमेंट के बहाने मेरा इरादा शुक्ला साहब को वहां जाने को बोलने का था। वो वहां चले जाते तो मैं भी चुपचाप वहां पहुंचती और प्रॉक्सी लिस्ट को उनकी कार में रखकर चली आती। मेरे वहां ना पहुंचने पर वो आखिरकार वहां से रुखसत होते तो लिस्ट उन्हें मिल जाती। मैं उनको ये जताना चाहती थी कि मैं उनके उनके प्रतिद्वंदी की करीबी थी और इतना बड़ा कदम उठाते बेहद खौफजदा थी। इसलिए लिस्ट उन तक पहुंचाने का वो गुप्त और रहस्यपूर्ण तरीका अख्तियार करना मेरे लिए जरूरी था। 2 बार इस सिलसिले में मैंने उनसे कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई बात बात नहीं बनी। इस बार बनती जान पड़ रही थी। शहर की कुछ सड़कों पर भटकने के बाद मैंने आखिरकार उनको जहां पहुंचने को बोला था, वो जगह यहाँ से करीब ही है। ठीक 6 बजे वहां के एक टेलीफोन बूथ पर मैंने उन्हें फोन करना था। किया? हाँ किया, लेकिन कोई जवाब ना मिला। सच कह रही हो? कसम उठवा लो। आपकी शुक्ला साहब से फोन पर बात नहीं हुई? आपने उन्हें नहीं कहा कि वो वहां से निकलकर सीधे होटल स्टारलाइट पहुंचे और वहां अमृत गरेवाल के लिए मैसेज की बाबत दरियाफ्त करें? नहीं कहा। उसने पुरजोर इनकार किया। मुझे नहीं मालूम होटल स्टारलाइट कहाँ है। मैंने इस नाम के होटल का कभी नाम भी नहीं सुना। गुस्ताखी माफ मैडम, लेकिन मुझे आपकी ये बात हजम नहीं हो रही। नहीं हो रही तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने जो कहा है सच कहा है। तुम्हें मेरी बात पर एतबार नहीं तो तो क्या? तो भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाएं शुक्ला साहब। और आप कहाँ जाएं? क्या मतलब है तुम्हारा? सुनिए, गौर फरमाइए। आपकी जानकारी के लिए, आज शाम होटल स्टारलाइट में एक नौजवान लड़की का कत्ल हो गया है। लाश होटल के जिस कमरे में पाई गई थी, शुक्ला साहब वहां गए थे क्योंकि टेलीफोन बूथ पर आई कॉल के जरिए उन्हें वहां भेजा गया था। क्या समझी आप? समझी। बहुत कुछ समझी। बल्कि सब कुछ समझी। क्या समझी? मुझे भी समझाइए। सबसे पहले तो ये समझी कि अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ठीक 6 6 बजे जब मैंने शुक्ला साहब को फोन किया था, तो क्यों मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी? क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि मेरा उनसे संपर्क टूट चुका था। क्यों टूट चुका था? क्योंकि उनकी पहले ही किसी और से बात हो गई थी। क्या मतलब? मतलब साफ है। उस टेलीफोन बूथ पर किसी ने 6 बजे से पहले कॉल लगाई, जो शुक्ला साहब ने तो सुनी। सुनी तो समझा कि मेरी कॉल थी, इसलिए जो कहा गया उस पर उन्होंने अमल किया और वो होटल स्टारलाइट जाकर उस पखेड़े में फंसे जिसका हिंट तुम दे रहे हो। हम्म। मैंने उस बूथ का फोन 6 बजने में 1 या 2 मिनट पहले भी बजाया तो मुझे बिजी सिग्नल मिला था। ठीक 6 बजे फोन किया तो लाइन
तो थ्रू थी लाइन तो थ्रू थ्रू हुई थी, लेकिन दूसरे सिरे पर उस पूर्व निर्धारित टेलीफोन बूथ में कॉल रिसीव करने वाला कोई नहीं था। मैं 2-2 मिनट के वक्फे से पूरे पूरे 10 मिनट फोन करती रही थी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला था। आखिर मैंने ये सोच के फोन करना बंद कर दिया कि शायद खड़े पैर शुक्ला साहब के मिजाज में कोई तब्दीली आ गई थी और वो या तो वहां पहुंचे नहीं थे या बिना मेरे से बात किए रुखसत रुखसत हो गए थे। अब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनके मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। शेड्यूल के मुताबिक वो वहां पहुंचे थे। उन्होंने फोन पर बात भी की थी, लेकिन मेरे से नहीं, किसी और से, जिसने उन्हें गुमराह गुमराह किया था। और आगे वो सब हुआ जो तुम वाकया हुआ बताते हो। अगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक जाहिर करूं, तो सवाल ये उठता है कि किसी दूसरे को उनके और आपके बीच स्थापित शेड्यूल की क्यों कर खबर थी, सिवाय इसके और क्यों कर होगी कि किसी ने उनकी फोन लाइन को टेप किया हुआ था। लाइन के दो सिरे होते हैं, उनकी क्यों, आपकी क्यों नहीं? क्योंकि उनकी लाइन ही मेरी तरह क्योंकि उनकी लाइन की तरह मेरी लाइन निर्धारित नहीं थी। मैंने उन्हें कभी भी यहां से फोन नहीं किया था और हर बार जुदा पीसीओ से फोन किया था। लेकिन शुक्ला साहब की लाइन टेप की गई हो, बात कुछ हजम नहीं हो रही। तो फिर उनकी सेक्रेटरी ने कोई गेम खेला। गेम? कैसा गेम? अपने बॉस की कॉल बीच में सुनी और उस बाबत आगे किसी को खबर की? यकीन नहीं आता। तुम उसे जानते हो? खास नहीं। तो फिर तुम्हें क्या मालूम वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती? ठीक, चलिए मान लीजिए शुक्ला साहब की पीसीओ पर बात आपसे नहीं, किसी और से हुई, जिसने उन्हें मिसगाइड किया और होटल स्टारलाइट भेजा। फर्ज कीजिए ऐसा ना होता। शेड्यूल के मुताबिक उनकी आपसे ही बात होती, तो आप क्या करती? अपना अगला कदम आपने निर्धारित तो पहले से ही किया हुआ होगा, है ना? किया हुआ था। क्या था वो कदम? मैं उन्हें रेड ड्रैगन में, जो कि शिल्पा बार से थोड़ी ही दूर, मुश्किल से 500 गज के फासले पर है, पैदल चलकर आने को कहती। यूं मुझे दोहरी तस्दीक होती कि कोई उनके पीछे तो नहीं लगा हुआ, और वहां प्रॉक्सी लिस्ट उन तक पहुंचाने की जुगत करती। ऐसा न हो सका, इसलिए जाहिर है कि लिस्ट अभी भी आपके पास है। हाँ। हाथ कैसे लगी? ये एक राज की बात है। तो राजदाराना तरीके से बता दीजिए। मैं आपके कान के करीब मैं आपके करीब करता हूँ। बातें बढ़िया करते हो। और मुझे आता क्या है? ठीक है, बताती हूँ, लेकिन मेरे राज को राज रखना। सुनील खामोश रहा। वो उठकर एक कैबिनेट पर पहुंची, जिसके सबसे ऊपरले शेल्फ के में काफी सारी पुस्तकें लगी हुई थी। उसने उनमें से एक डिक्शनरी निकाली। धर्मेश पाहवा नाम के शख्स से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, वो संजीदगी से बोली। शादी के बाद ही मुझे पता चला चला कि वो शख्स प्लेबॉय था, कैसानोवा था, कंफर्म्ड वुमेनाइजर था, जर का दुश्मन था, घर उजाड़ू था। ऐसा शख्स कहीं घर गृहस्थी चला चला सकता था, कहीं बीवी को सिक्योरिटी दे सकता था। वो न पति बन सकता था, न साथी बन सकता था, लेकिन अफसोस अफसोस कि ये सब मुझे शादी के बाद ही पता चला। वो एक क्षण ठिठकी, फिर बोली, मालूम? क्या? औरत की लव लाइफ की 3 स्टेज होती हैं। पहले प्यार के सपने देखती है, फिर प्यार करती है और फिर पछताती है। वेरी वेल सेड। तो आप अब तीसरी स्टेज पर तो नहीं? वही हूं। दैट्स टू बैड। वो वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। उसने डिक्शनरी को एक स्थान से खोला, उसमें से 5x7 का एक रंगीन फोटोग्राफ बरामद किया और उसे सुनील की तरफ बढ़ाया। देखो, वो बोली। सहमति में सिर हिलाते सुनील ने फोटोग्राफ ले लिया और उस पर निगाह डाली। पहली निगाह में वो उसे एक नौजवान लड़की का नग्न चित्र लगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वो स्किन कलर का बहुत ही संक्षिप्त बिकिनी स्विम सूट पहने थी। लड़की बहुत ही बढ़िया बनी हुई थी
और उस स्विम सूट में कहर ढा रही थी। लार टपकने भी लगी। वो धीरे से बोली, क्या? सुनील हड़बड़ाया। नहीं नहीं, टपका लो, क्या हर्ज है, आखिर मर्द हो, नौजवान हो, और ऊपर से कुंवारे हो। सुनील हंसा। एक निगाह में न्यूडी जान पड़ती है, लेकिन ढकी हुई है। जहां जहां से ढकी ढकी होनी चाहिए, वहां वहां से ढकी हुई है। उस तस्वीर में सुनील की तवज्जो खींचने वाली बात उसका इतना बोल्ड पोज नहीं था, बल्कि ये थी कि वो वही लड़की थी चंद घंटे पहले होटल स्टारलाइट के स्वीट नंबर 808 में उसने जिसकी लाश देखी थी। कौन है ये? उसने उत्सुक भाव से पूछा। बहेलिये की फाख्ता है। मैं वही समझ रहा हूं जो आप कह रही हैं। तुम क्या समझ रहे हो? आपके हस्बैंड की माशूक है। उसने उत्तर न दिया। उसने डिक्शनरी को कहीं और से खोला और उसमें से एक छपा हुआ कागज निकाला, जो किसी रंगीन मैगजीन से निकाली किसी कटिंग जान पड़ता था। उसने वो कटिंग सुनील को थमाई तो उसने देखा कि वो उसी बिकनी स्विम सूट का विज्ञापन था जो तस्वीर वाली लड़की पहने थी। विज्ञापन में जो तहरीर दर्ज थी वो थी, दीवाना बना दे पहनने वाले को पहनाने वाले को, इटली से इंपोर्टेड एक्सक्लूसिव बिकनी स्विमसूट, शानदार जानदार पर्सनल प्रेजेंट, 6 रंगों में उपलब्ध, सीमित स्टॉक, आज ही ऑर्डर करें, डिलीवरी केवल मेल ऑर्डर द्वारा। मैंने देखा है ये विज्ञापन, सुनील बोला। ग्लॉसी मैगजीन में आम छपता है। लिखा है सिर्फ मेल ऑर्डर से मिलता है, वो बोली। मेरे हस्बैंड ने मेल ऑर्डर से मंगवाया, पहनने वाली को दीवाना बनाया और खुद दीवाना बना। आई सी। पोज से ही साफ जान पड़ता है कि ये फरमाइशी फोटो है जो कि गिफ्ट गिफ्ट हासिल होने के बाद कैसी लगती हूँ पूछने के लिए और इठलाने भरमाने के लिए खिंचवाई गई है। बैकग्राउंड स्पष्ट नहीं है क्योंकि धुंधली है। लड़की फोकस में है, बैकग्राउंड आउट ऑफ फोकस है। हाई हील सैंडलें पहने, इसको इसके पैरों के नीचे नीचे जो कारपेट है, तुम उसके पैटर्न पर, डिजाइन पर गौर करो। क्या खूबी है? खूबी कोई नहीं है, लेकिन मुझे जाती तौर से मालूम है, आखिर बीवी हूं, कि ये कालीन मेरे हस्बैंड के लिंक रोड वाले फ्लैट के बेडरूम के फर्श पर बिछा हुआ है। ये तस्वीर आपके हस्बैंड के बेडरूम में खींची गई थी? यकीनन। तब जबकि मैं 2 हफ्ते के लिए मुंबई गई हुई थी। और कहने की जरूरत है कि तस्वीर किसने खींची होगी? सुनील ने इंकार में सिर हिलाया। आपके हाथ कैसे लगी? मेरे हस्बैंड को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। अपनी हॉबी को रिलीजियसली फॉलो करता है और कैमरा हर वक्त लोड लोड करके रखता है। मैं मुंबई 1 महीने के लिए गई थी, लेकिन जल्दी लौट आई। मैंने बेडरूम में कैमरे को ड्रेसिंग टेबल टेबल पर पड़ा देखा तो जहां की उसका मुकाम नहीं। मैंने उठाकर देखा तो पाया कि तब तक उसमें 3 तस्वीरें खींची गई थी। ये मेरी उत्सुकता समझो, संदेह समझो या ईर्ष्या की भावना समझो कि मैंने कैमरे से वो फिल्म निकाल ली और उसकी जगह नई फिल्म डालकर उसे चौथे फ्रेम पर सरका दिया। उसने फिल्म डेवलप कराई होगी, उसे ब्लैंक पाया होगा तो यही समझा होगा कि या तो वो ठीक से लोड नहीं हुई थी और आगे सरक ही नहीं थी। जैसा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, या शटर में कोई खराबी आ गई थी। बिल्कुल। बाकी 2 तस्वीरों में क्या था? उनमें ये फैंसी बिकनी स्विमसूट नहीं था। ओह, लेकिन पहनने वाली थी। ओह ओह, समझे कुछ? सब कुछ समझा मैडम। वो भी मेरे पास है, लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं। वजह? मुझे मुझे शर्म आती है। मैडम, तस्वीर किसी और की है, देखने वाला मैं, शर्म आपको आती है? हाँ। कमाल है। वो टोटल न्यूड फोटो है। वो तो मैं आपकी बातों से समझ ही गया था, लेकिन छोड़ो, मैं नहीं दिखाने की। मर्जी आपकी। तस्वीर वाली लड़की को आप जानती हैं, पहचानती हैं? हाँ, जानती भी हूं और पहचानती भी हूं। इसका नाम आयशा परमार है।
सिग्मा कॉर्प के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म में नौकरी करती है, जहां की मेरे हस्बैंड का सिग्मा कॉर्प की एम्प्लॉयमेंट के दौरान अक्सर आना जाना होता था। आगे मेरे रंगीले राजा को उससे सेटिंग फिट करने में क्या प्रॉब्लम हुई होगी? वो अभी भी वही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एम्प्लॉयमेंट में? नहीं, मेरे हस्बैंड की सिग्मा कॉर्प से डिसमिसल के थोड़े अरसे बाद ही उसने वहां की नौकरी छोड़ दी थी। अब कहाँ काम करती है? मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं। रहती कहाँ है? पता नहीं, लेकिन उसके एक ठिकाने की खबर मुझे है जहां की वो पहले रहती थी। अब नहीं रहती? मेरे ख्याल से आजकल नहीं रहती, क्योंकि उस ठिकाने पर वो कभी कभार सिर्फ डाक कलेक्ट करने और अपना कोई जरूरत का सामान लेने जाती है। कहाँ हुआ वो ठिकाना? मकलॉड रोड पर मंगलम हाउसिंग सोसाइटी, उसमें फ्लैट नंबर 404 है वो ठिकाना। सुनील ने अपने मोबाइल पर नाम और वो पता पंच कर लिया। मैं एक गिलास पानी पी सकता हूँ? एकाएक वो बोला। भाई, अब तो मुझे संकोच हो रहा है कि मैंने तुम्हें कोई कर्टसी ऑफर नहीं की। ड्रिंक करते हो? जी हाँ, करता तो हूँ। बेतकल्लुफ होकर जवाब दो, अगर मैं ड्रिंक ऑफर करूं तो कबूल करोगे? मैं अकेले नहीं पीता। मैं कंपनी दूं तो कबूल करोगे? अगर आप जहमत नहीं समझेंगी तो। कोई जहमत नहीं, वो उठती हुई बोली। आती हूँ। वो उठकर पीछे कहीं चली गई और सुनील की निगाहों से ओझल हो गई। सुनील ने जल्दी से डिक्शनरी उठाई और उसके पन्नों को 3-4 बार फुरहरी लगाई। बाकी की दो तस्वीरें उसमें नहीं थी। उसने डिक्शनरी बंद करके वापस यथास्थान रख दी। ट्रे पर 2 जाम टिकाए वो वापस लौटी। उसने एक जाम सुनील को सर्व किया और दूसरा खोद लिया। नाक जाम के करीब पहुंचते ही सुनील जान गया कि वो उम्दा स्कॉच विस्की थी। चीयर्स, वो बोली। चीयर्स, सुनील बोला। अब ये बताओ कि तुम्हारा शगल क्या है? शगल? क्या काम करते हो? व्हाट इज योर लाइन ऑफ बिजनेस? नौकर हूं, नौकरी करता हूं। क्या नौकरी करते हो? प्रेस रिपोर्टर हूं। कौन सा पेपर? ब्लास्ट। तत्काल उसके नेत्र फैले। अरे, उसके मुंह से निकला, तुम वो सुनील चक्रवर्ती हो? इतनी लंबी वाली वो तो नहीं, लेकिन जी हाँ, मैं वो सुनील चक्रवर्ती हूँ। अरे, तुम तो मीडिया वर्ल्ड के सेलिब्रिटी हो, मैं तुम्हारी फैन हूँ। और अब मैं बन गया हूँ। क्या? आपका फैन? वो कैसे? आपने मुझे स्कॉच पिलाई, ऐसे? अच्छा, पहचान ली? जी हाँ, शुक्रिया। किस बात का? अनजान मान न मान, मैं तेरा मेहमान को स्कॉच से नवाजने का। बातें बढ़िया करते हो। आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया। इरादतन टाल दिया या गैर इरादतन बीच में रह गया, ये आप जाने। कौन सी बात? प्रॉक्सी लिस्ट आपके हाथ कैसे लगी? इस लड़की आयशा परमार की वजह से ही लगी। इसकी ये तस्वीर हाथ आने के बाद और मैक्लॉड रोड वाले इसके फ्लैट का पता लगाने के बाद मेरे दिल से ये आवाज आवाज उठी कि मैं इस लड़की पर, इसकी आवाजाही पर नजर रखूं, ताकि मेरे को मालूम हो सके कि मेरा हस्बैंड किस हद तक उसके फेर में था। इस काम के लिए मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी को एंगेज किया। वॉच के लिए उन्होंने अपना जो डिटेक्टिव लगाया वो नौजवान था, ज़हीन था, और कदरन नया होने की वजह से उसमें कुछ कर दिखाने का जोश जोश था। एक बार जब वो लड़की असाधारण देर तक अपने फ्लैट फ्लैट में टिकी रही, तो उसने बाद में उसका कचरा टटोलने की दूरंदेशी दिखाई, जिसका नतीजा बहुत उम्दा और अप्रत्याशित निकला। क्या हुआ? कचरे में से केवल एक बार इस्तेमाल हुए कार्बनों का पुलंदा निकला। मिस्टर सुनील, वो कार्बन टाइप में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुए थे। इस बात पर मेरा खास जोर है। उसकी वजह मैं समझ रहा हूँ। उस कार्बन शीट से ये जाना जा सकता था कि वो लड़की मिस आयशा परमार क्या टाइप करती रही थी। करेक्शन, मिसेज आयशा परमार। वो शादीशुदा है? परित्यक्ता है।
हस्बैंड कौन है? कहाँ रहता है? हस्बैंड परमार है, पूरा नाम मालूम नहीं, राजनगर से बाहर कहीं रहता है। कहाँ? मालूम नहीं। ये कैसे मालूम कि कहीं बाहर रहता है? मेरे पीडी ने बताया। जगह का नाम ना लिया? लिया था, मैं भूल गई। वो कार्बन कहाँ है? मेरे पास है, मैं देख सकता हूँ। जवाब में उसने कार्बन शीट्स का मोटा पुलंदा पेश किया। कार्बन के मुआयने से पता चला था कि वो जो टाइप कर रही थी उसकी 5-5 कॉपियां बना रही थी, यानी कि एक बार में 4 नए कार्बन इस्तेमाल कर रही थी। जो कार्बन तुम्हारे सामने है वो टॉप के पहले कार्बन है, इसलिए इन पर छपाई बिल्कुल साफ और तीखी है। बाकी को मैंने अलग कर दिया है। गुड। ये पक्की बात है कि ये प्रॉक्सी लिस्ट ही है, कि वो लड़की पाहवा के लिए प्रॉक्सी लिस्ट टाइप कर रही थी? गारंटी है। इनको कॉपी किया आपने? नहीं। नहीं? तो शुक्ला साहब को आप प्रॉक्सी लिस्ट कैसे सौंपती? कार्बन शीट्स का ये सेट ही सौंपती, आगे इन पर जो दर्ज है उसे ट्रांसक्राइब वो खुद करवा लेते। अगर मैं कहूं कि शुक्ला साहब के पास अब मैं इन्हें पहुंचा दूंगा, तो आप इन्हें मुझे सौंपना कबूल करेंगी? वो हिचकिचाई। क्या फर्क पड़ता है, ये इकलौती लिस्ट तो नहीं है आपके पास, इसकी 3 कापियां और हैं। वो तो है। ठीक है। क्या ठीक है? कार्बन शीट्स का ये सेट आगे शुक्ला साहब के सुपुर्द करने के लिए मैं तुम्हें सौंपती हूँ। थैंक यू, शुक्ला साहब की तरफ से भी। लेकिन ये बात राज रहनी चाहिए, किसी को हरगिज भी पता पता नहीं लगना चाहिए, शुक्ला साहब को भी, कि ये कार्बन मुझे कैसे हासिल हुए, कहाँ से हासिल हुए। नहीं पता लगेगा। मैं एक टेलीफोन कर सकता हूँ? मोबाइल था ना तुम्हारे पास? उस पर लो बैटरी का सिग्नल आ रहा है, कॉल या होगी ही नहीं या बीच में कट जाएगी। बेडरूम में है, चले जाओ। सुनील ने कार्बन और विस्की का गिलास मेज पर रखा, ड्राइंग रूम लांग कर बेडरूम में पहुंचा और वहां बेड के बाजू में साइड टेबल पर पड़े फोन का रिसीवर उठाया। तत्काल ऑपरेटर की आवाज आई। डायरेक्ट लाइन दो, सुनील बोला। सॉरी सर, ऐसा नियम नहीं है। नंबर बोलिए, मैं मिला के देती हूँ। सुनील ने दबे स्वर में स्वागत टूरिस्ट रिजॉर्ट का नंबर बोला। नंबर मिलाकर दिया गया तो वो बोला, कॉटेज नंबर 14 में बात कराओ। यस सर, ऑपरेटर की आवाज आई। होल्ड ऑन सर। कुछ क्षण सुनील रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। सॉरी सर, फिर ऑपरेटर बोली, कॉटेज नंबर 14 से कोई जवाब नहीं मिल रहा। ओके थैंक यू। वो वापस लौटा। बात हो गई? अपराजिता ने पूछा। नहीं, कॉल तो लगी लेकिन जवाब न मिला। हो जाता है ऐसा, थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करना। अभी ड्रिंक ड्रिंक एंजॉय करो। बहुत स्ट्रांग ड्रिंक ड्रिंक बनाया है आपने, स्ट्रांग आदमी के लिए। सुनील हंसा, उसने विस्की का एक बड़ा घूंट भरा। धीरज से पियो, जल्दी क्या है तो सही जल्दी। वो क्या है कि मुझे मालूम है क्या है, मतलब हल हो गया। अरे नहीं, वो बात नहीं। तो जरूर मेरी शक्ल पर बीट लगी होगी। क्या बात करती हैं आप तो। क्या मैं तो परी चेहरा है, फिल्म स्टार जान पड़ती हैं। वो खुश हो गई, उसने अपने कंधों को हरकत दी तो उनके गिर्द लिपटी शॉल वहां उसके पीछे जा गिरी। उसने जानबूझकर अपने कंधे यूं सिकोड़े कि उसके उन्नत वक्षों की घाटी का नजारा सुनील को हो पाता। गुड गुड, सुनील बोला। क्या? वो आशापूर्ण स्वर में बोली। ड्रिंक उम्दा विस्की है। कौन सी है? मेरे को तो ब्लैक लेबल जान पड़ती है। वही है। अरे विस्की का क्या जिक्र ले बैठे, कोई और बात करो। एक बात तो बताइए। पूछो। जब मैं यहां पहुंचा था तो आपने मुझे पहले वकील और फिर पीडी समझा था। तो आपको अंदेशा नहीं कि आपका हस्बैंड इस फ्लैट की निगहबानी करा रहा होगा? ऐसा हुआ तो इतनी रात गए एक गैर मर्द की आपके साथ यहाँ मौजूदगी के बारे में वो क्या सोचेगा? उसने उत्तर न दिया। उसकी आंखों में क्षण भर को चिंता के भाव झलके और गायब हो गए। यू कैनॉट बी टू केयरफुल, सुनील बोला। नो,
यस, लगता है रुखसत पाने के लिए तोल रहे हो। अभी कैसे चला जाऊंगा? अच्छा, ड्रिंक तो खत्म करके जाऊंगा। ओह, इस तस्वीर का और बाकी दो तस्वीरों को आप क्या करेंगी? वक्त आने पर इसे अपने हस्बैंड के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। इस लड़की के कैरेक्टर की पोल खोलूंगी, अपने हस्बैंड के कैरेक्टर की नहीं। उसकी क्या पोल खोलनी, उसका कैरेक्टर तो जग विदित है। ठीक। आपको लगता है कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच दरार पैदा करने में इस लड़की का हाथ है? मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन ये क्या बला है, इस बाबत ये तस्वीर अपने मुंह से बोल रही है। लेकिन मैं भी इस कमीनी की ऐसी गत गत बनाऊंगी कि ये उस दिन का मातम मनाएगी जब ये धर्म से मिली थी। धर्म? धर्मेश, मेरा हस्बैंड। ओह, मैं एक बार किसी के खिलाफ हो जाऊं तो उसका खुदा ही मालिक है। ऐसा? हाँ, कमीनी मिले सही मेरे को। क्या करेंगी? भंभोड़ दूंगी, कलेजा भून के खा जाऊंगी, जान से मार दूंगी। हसरत को हवा दे रही है, दे ही नहीं, हसरत को हवा दे ही तो नहीं चुकी। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं कह रहा था खुदा ना करे आप कभी मेरे खिलाफ हों। लो, तुम्हारे खिलाफ क्यों होंगी भला मैं? तुम तो तुम तो क्या मैं तो मुझे पसंद हो। बॉटम्स अप करो। किस लिए? ताकि मैं नए ड्रिंक सर्व करूं। नहीं, मैं चलूंगा। सुनील ने एक घूंट में गिलास खाली किया और उठकर खड़ा हो गया। अब मैं चलूंगा। अरे चले जाना, जल्दी क्या है? मुझे बहुत काम है। इतनी रात गए बहुत काम है। इत्तेफाक से। ठीक है, वो स्वर में मायूसी घोलती बोली। तुम्हारी मर्जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैडम। दैट्स ऑल राइट। एक बात का ख्याल रखना, ये अनामिका वाली कहानी किसी के सामने दोहराना नहीं। इस बात को किसी कॉन्टेक्स्ट में अपने अखबार में छापना छापना उसे सबके सामने दोहराना होगा, इसलिए ऐसा हरगिज न करना। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। फिर कभी आना। क्या करने? बातें करने, जो तुम बढ़िया करते हो। फिर उसने बड़े अरमान से जोड़ा, और भी जो जी में आए करने। श्योर, आई विल हैव द ऑनर। गुड नाइट मैडम, स्वीट ड्रीम्स।